Hello everyone. It is the first lecture of P block elements and today topic is group 15 elements mean नाइट्रोजन फैमिली। तो आओ स्टडी कर लेते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15। जो ग्रुप 13 एंड 14 पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो आपका +1 के अंदर आता है, तो +2 के अंदर आपका स्टार्ट होता है 15 ग्रुप से। तो 15 ग्रुप को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली और जिसका सेकंड नेम होता है निकोजन्स। तो निकोजन्स का मीनिंग होता है सफोकेशन। जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके अंदर निकोजन्स का मीनिंग होता है सफोकेशन क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स। तो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, सफोकेशन क्रिएट कर देते हैं हमें। जैसे रूम के अंदर अगर नाइट्रोजन गैस है तो उससे सफोकेशन क्रिएट हो जाती है, इस वजह से इनको बोला जाता है निकोजन्स। ओके, तो देखो ग्रुप 15 के अंदर कौन से एलिमेंट है हमारे पास। टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं, बट जो 6th एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो केमिस्ट्री के अंदर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम केवल 5 एलिमेंट को स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और जिसकी ट्रिक रहेगी सिंबल है नाइट्रोजन NPASSBBI, नेहा, पूजा, आशा, सब लगाती, बिंदी। नेहा, पूजा, आशा, सब लगाती, बिंदी। ओके, और इनका एटॉमिक नंबर क्या है 7 नाइट्रोजन का, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 और बिस्मिथ क्या होगा 83। तो कैसे याद करते हैं, जैसे फर्स्ट है 7 में आप क्या ऐड करोगे 8, सेकंड के अंदर आप क्या ऐड करोगे 18, इसके अंदर क्या ऐड करोगे 18 और इसके अंदर ऐड करते हो 32। तो ऐसे एटॉमिक नंबर आपको इजीली लर्न हो जाते हैं। यानी 7 के अंदर 8 ऐड करोगे 15, 15 के अंदर 18 ऐड करोगे 33, 33 के अंदर 18 ऐड करोगे आप तो आपके पास आता है 51 और 51 के अंदर 32 ऐड करोगे तो आपके पास 83 आ जाता है भाई। ओके, अब देखो सबसे पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रहेगी, जैसे आपको पता है ये सेकंड पीरियड के अंदर से लाई करता है नाइट्रोजन, ये थर्ड के अंदर से, और ये फोर्थ पीरियड के अंदर से, ये फिफ्थ के अंदर से, और ये 6th पीरियड के अंदर से लाई करता है भाई। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप, 1s1 यानी 2, 2s2 और 2p कितने आएंगे 3। यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2, 2s2 और 2p3 आ जाती है भाई। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो यानी हीलियम से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हीलियम, हीलियम क्या है नोबल गैस है, यानी 1s2 इसके अंदर चला गया तो क्या आएगा यहाँ 2s2 और 2p3 आ जाता है भाई। सेकंड पीरियड है तो आप कैसे याद करोगे 2 से, 2s2 2p3। अब थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के अंदर क्या होगा देखो, हीलियम के बाद क्या आता है नियोन, यहाँ क्या आएगा आर्गन, यहाँ क्या आता है क्रिप्टॉन और यहाँ कौन सी गैस आती है जिनॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब यहाँ 2s है तो यहाँ क्या आएगा 3s2, इसके बाद आएगा 3p3। देखो 7s तो 7 के अंदर 2 5 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट 2 फिर 5 यानी 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर देते हैं। सेम इनके अंदर है यानी 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं लास्ट वाले 3s2 3p3। इसमें क्या आएगा देखो यहाँ 4 आ जाएगा यानी 4s2 और 4p3, लेकिन साथ में यहाँ इंटर कर जाता है 3d, तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। उसी तरह यहाँ इंटर कर जाता है 4 यानी 4d 10, 5s2 और 5p3। उसके बाद आता है लास्ट बिस्मथ, इसके अंदर क्या होगा 4d, तो यहाँ क्या आएगा पहले 4f क्योंकि 4f इंटर कर जाता है। उसके बाद 5d, d के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, f के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। उसके बाद आएगा 6s2 और 6p3। ओके, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, तो इसके बाद कर लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसकी जनरल कई बार ये पूछ लेते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपके पास NS2 NP3, ठीक है ना।
तो ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2। N क्या रहेगा, ये पीरियड्स होगा आपका। जैसे सेकंड के अंदर तो आप क्या रखोगे 2, यहाँ भी क्या आएगा 2। अगर थर्ड के अंदर क्या आएगा 3s2 3p3। तो ये थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट कर लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसके अंदर हम फर्स्ट एटॉमिक साइज, यानी साइज। तो साइज के अंदर हम कर सकते हैं एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई। तो साइज कर लेते हैं, यानी एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज, या बोल सकते हो आप एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई। अब देखो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं 14 ग्रुप के साथ, यानी कार्बन फैमिली के साथ। तो कार्बन फैमिली यानी 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, और हमारे पास है 15 ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली। तो आप ये बताओ कि ग्रुप 15 और ग्रुप 14 दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा, किसका लार्ज साइज होगा। तो 14 ग्रुप का साइज क्या होगा, लार्ज। क्यों, इसका रीजन होता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज किसका हाई होता है, ग्रुप 15 का। ठीक है ना, ग्रुप 15 का हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। जिसका हाई न्यूक्लियर चार्ज रहेगा तो उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होता है। अब देखो ये कैसे होता है भाई, जैसे आपको पता है 14 और 15 ग्रुप के एक मेंबर उठा लेते हैं हम कार्बन, और यहाँ कर लेते हैं हम नाइट्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7। तो फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और सेकंड के अंदर 4। सेम नाइट्रोजन के अंदर फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डायग्राम ड्रा करो स्ट्रक्चर, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल और ये क्या होगा सेकंड सेल। तो सेकंड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं 4, और फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और क्या होंगे न्यूट्रॉन, और बाहर क्या लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन की एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी। सेकंड नाइट्रोजन, सेंटर में क्या होगा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और सेकंड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो ये तो देखो नंबर ऑफ सेल क्या दोनों के अंदर 2, क्योंकि सेम पीरियड्स के अंदर से लाई करते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं सेम। नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर सेल इक्वल है 2। अब देखो इसके अंदर भी सेंटर में क्या होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आउटसाइड क्या मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, यानी पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं सेंटर के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 7, तो 7 इसके अंदर प्रोटॉन है। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन क्या करेंगे आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये क्या करते हैं 6 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या करते हैं 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अभी अब इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नामात्र होता है। तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को हाई पावर से अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से इसका साइज क्या करेगा डाउन हो जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है भाई। और इसका साइज भी श्रिंक होगा, बट दोनों में अगर कंपेयर करें तो किसका साइज स्मॉल जाएगा, इसका, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं ज़्यादा। तो न्यूक्लियर चार्ज आप कहाँ देखोगे, जहाँ पहली कंडीशन क्या होगी नंबर ऑफ सेल इक्वल होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल दोनों में इक्वल है। तो इसका मतलब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ ज़्यादा है, तो प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा है, इस वजह से इसका साइज क्या करेगा थोड़ा श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है भाई। इस वजह से इसका साइज क्या होगा स्मॉल, यानी ग्रुप 15 का साइज स्मॉल होगा ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और 14 ग्रुप का साइज क्या होगा हाई होता है भाई। ओके, तो ये था। अब कर लेते हैं हम डाउन द ग्रुप। ओके, तो देखो डाउन द ग्रुप। अब जैसे डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे तो साइज क्या करेगा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है।
इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे। अब जैसे आप ऐसे समझो, जैसे आपके पास कोई बंगला है, उसके अंदर मान लो फर्स्ट मंजिल है, उसके ऊपर मैंने सेकंड रूम आ गया यानी सेकंड सेल, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स। जैसे नंबर ऑफ रूम इंक्रीज करेंगे या बिल्डिंग इंक्रीज करेंगे ऊपरली साइड, अपर साइड, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट जो मेंबर है नाइट्रोजन, उसके अंदर 2 पीरियड्स हैं यानी 2 सेल हैं, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या करता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है। जैसे आप कार्बन या बोरॉन फैमिली को स्टडी करते हो यानी ग्रुप 13 और 14, उसके अंदर एक्सेप्शनल केस आते हैं, बट इसके अंदर डाउन दी ग्रुप कॉन्टिन्यूसली साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट कई बार आप देखते हो जो एंटीमनी और बिस्मिथ है, उसके अंदर साइज इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, यानी दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत कम है। साइज तो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, बट दोनों के अंदर साइज डिफरेंस लेस होता है। क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। या +1 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं शिल्डिंग इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, अब आपको पता है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, एस के अंदर, उसके बाद लेस थोड़ा पी, उसके बाद डी और एफ। एफ के अंदर सबसे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, सबसे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट एफ। अब इसके अंदर क्या 4F इंटर कर जाता है, तो सबसे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट इसका होगा, जिस वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिस हिसाब से साइज यहाँ इंक्रीज होगा उस हिसाब से नहीं होता, थोड़ा डिक्रीज कर जाता है यहाँ साइज, यानी दोनों में डिफरेंस इस वजह से कम होता है। साइज यहाँ ज़्यादा होगा फिर इससे ज़्यादा, बट जिस अमाउंट से साइज इंक्रीज करता है अप टू डाउन, उस अमाउंट से यहाँ इंक्रीज नहीं करेगा ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसी तरह इसमें आता है एक इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट हम आगे डिस्कस करेंगे या ऑलरेडी आप +1 के अंदर स्टडी कर चुके हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होता है, 7S, उसके बाद 6S, उसके बाद 5S, उसके बाद 4S। तो ये इनर्ट इफेक्ट का ऑर्डर होगा, यानी ये शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर था। S के अंदर सबसे ज़्यादा, P के अंदर थोड़ा कम, D के अंदर थोड़ा कम, F के अंदर थोड़ा कम। उसी तरह ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, 7S के अंदर, 6S के अंदर उससे कम, और ऐसे सो ऑन डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होता इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये थी आपकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं हम, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी जहाँ साइज ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, वहाँ कम। यानी आपको एनर्जी लगानी है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब देखो, जैसे हमारे पास पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद लास्ट ले लेते हैं हम बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन का तो साइज क्या होगा, न्यूक्लियस बिल्कुल स्मॉल होगा, बट जैसे ही आप बिस्मिथ पे जाते हो तो साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो फिर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल। अब देखो, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये है। अब देखो, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस वजह से ये अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी इसमें, यानी यहाँ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है अभी, और यहाँ इंट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। इंट्रैक्शन यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, बट ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, ईजिली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है या ज़्यादा मुश्किल होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि यह साइज क्या होगा, लेस,
और यहाँ साइज क्या होता है, हाई। ठीक है, अब देखो तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी भाई। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप स्टडी करेंगे हम सारा। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है इसके अंदर। अगर आप 13 ग्रुप और 14 ग्रुप यानी बोरान या कार्बन फैमिली को स्टडी करते हो तो वहाँ एक्सेप्शनल आते हैं, बट यहाँ अगर आप डाउन दी ग्रुप जाओगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर जाती है भाई। इसके अंदर आप देखो, जैसे हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी कर लेते हैं डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा चेंज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो ये 3 है। यानी जैसे आप P1 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे थर्ड, तो थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगी, फिर लेस होगी सेकंड और सबसे लेस होगी फर्स्ट। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, बाहर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, जिस वजह से अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज कर जाती है। और जो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हाई हो जाती है अभी। अब जैसे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियस के साथ आउटर इलेक्ट्रॉन की, तो जिस वजह से थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है भाई। ओके, अब देखो भाई हम सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी, थर्ड कर लेते हैं हम। तो थर्ड देखो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द अट्रैक्शन ऑफ सेड पेरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सेड पेरी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। देखो कैसे, जैसे मेरे पास क्या है, ए और एक बी एलिमेंट है, या आप बोल सकते हो कोई कंपाउंड है, तो उसके अंदर एक बॉन्ड है, एक एटम ए है, दूसरा एटम ये एलिमेंट क्या है, बी है। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूँ ए क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके अंदर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ए क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो बी क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी सेड पेरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच लेता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो अब कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रुप के अंदर, यानी अप टू डाउन ग्रुप के अंदर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी जहां स्मॉल साइज होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई। अब स्मॉल साइज किसका है, नाइट्रोजन का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, यानी जिसका स्मॉल साइज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है भाई। तो डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो ये ऑर्डर रहेगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टी साइज में क्रैक हो जाती हैं भाई। तो ये आपकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसी के साथ फोर्थ कर लेते हैं हम डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगी, देखो फोर्थ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो मास क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है, ठीक है ना, मास इंक्रीज करेगा, बट वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बट उस वे से ही नहीं इंक्रीज करता। क्यों नहीं इंक्रीज करता, हम पहले स्टडी कर चुके हैं, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, या फिर वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। क्योंकि नीचे क्या करते हैं, डी और एफ इंटर करते रहते हैं, जैसे डी और एफ ऑर्बिटल आते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, लेस होगी, जिस वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। यानी जिस वे से देखो ऊपर जाते हैं या फिर आप डाउन द ग्रुप देखो ऐसे आते हैं तो साइज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, नो डाउट, बट देखो उस वे से इंक्रीज करता है क्या, देखो पहले दोनों के अंदर साइज अच्छा इंक्रीज करता है, इसके अंदर थोड़ा कम, इसके अंदर और कम इंक्रीज करेगा, इसके अंदर और ज़्यादा कम इंक्रीजमेंट आती है। क्यों, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से ये होता है ना। अब देखो मास इंक्रीज करेगा सीक्वेंस से, बट वॉल्यूम उस वे से इंक्रीज नहीं करेगा, तो इसका मतलब मास ज़्यादा इंक्रीज करता है बट वॉल्यूम लेस इंक्रीज करेगा।
तो मास इंक्रीज करता है बट वॉल्यूम, ये क्वांटिटी लेस इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप, ओके, क्योंकि मास भी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम भी, बट वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता, ओके। तो उसके बाद हम कर लेते हैं मेटालिक करैक्टर, फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर। तो मेटालिक क्या होते हैं अभी, मेटल क्या होती हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है, वो होती हैं मेटल, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की। अब देखो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन इजीली करेगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा, हमने ऑलरेडी स्टडी किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो जिसका साइज ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देता है। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है, बिस्मिथ का, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है, बिस्मिथ का, बी का, तो इस वजह से ये क्या है, मेटल है, पुअर मेटल होती है ये, तो हम बोल सकते हैं इसको मेटल है, तो ये क्या है, पुअर मेटल है। उसके बाद ये दो हैं, ये होते हैं आपके मेटलॉइड्स, ये क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है, और ये दोनों क्या होती हैं, नॉन मेटल। तो ग्रुप 15 के अंदर आपको 2 नॉन मेटल मिलती हैं, 2 मेटलॉइड्स होंगे, और उसमें 1 क्या होती है, मेटल या पुअर मेटल बोल सकते हो आप। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है आपकी गैसियस स्टेट के अंदर, और ये आपकी सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। ये नॉन मेटल सॉलिड है, वैक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं होती, जैसे आपने माचिस की तिल्ली देखी होगी, उसके आगे क्या लगा होता है, फॉस्फोरस, अगर उसको उतारो आप, बिल्कुल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उतार सकते हो आप, ब्लैक पार्ट देखा होगा आपने, ब्लैक ब्राउन सा होता है जो, तो वो क्या होता है, फॉस्फोरस होगा, वो क्या है, नॉन मेटल है। तो ये वैक्स टाइप भी बोल सकते हैं हम, यानी सॉलिड है बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं है सॉलिड। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों सॉलिड होती हैं, दोनों ये मेटल और ये क्या है, पुअर मेटल होती है, ये मेटलॉइड्स और ये क्या है, मेटल है, ठीक है ना। तो ग्रुप 15 के अंदर फर्स्ट 2 क्या होगी, नॉन मेटल, सेकंड 2 क्या होगी, मेटलॉइड, और जो फिफ्थ है वो क्या होती है आपकी, मेटल होगी। यानी डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, तो मेटालिक करैक्टर डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करता है अभी, ठीक है ना। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है लास्ट वाला, इस वजह से। अब माइंड में आता है बहुत सारे स्टूडेंट के कि हम मेटल और नॉन मेटल को लर्न कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेटलॉइड्स के अंदर। तो मैं आपको मेटलॉइड्स की एक ट्रिक करवा देता हूँ जिससे आपको ये इजीली लर्न हो जाती है। तो देखो भी, तो मैं ट्रिक करवा देता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मेटलॉइड्स की, क्योंकि देखो आप ग्रुप स्टडी करोगे 15, 16, 17 या फिर +1 के अंदर भी आप स्टडी करते हो 13 और 14 ग्रुप, तो उसमें दिक्कत रहती है बहुत सारे स्टूडेंट को कि मेटलॉइड्स को कैसे याद करें। तो आपको पता है जो ऊपर है मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल होती है और नीचे क्या होती है, मेटल। अगर आप मेटलॉइड को ईजिली पहचान लो तो नॉन मेटल और मेटल को लर्न करना कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो फिर, तो आपके पास टोटल कितनी मेटलॉइड्स होती हैं, 7। तो 7 कौन सी होती है, मैं देखो, तो मैं सिंबल लिख देता हूँ इनके, क्योंकि आप सिंबल याद करते हो, ट्रिक याद करते हो ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। तो ये क्या है, 7 आपके पास मेटलॉइड है। देखो मेरे को लर्न है लेकिन मैं आपको ट्रिक की हेल्प से लर्न करवाता हूँ। ये कौन से ग्रुप में आती है, अभी देखो बोरॉन, तो ये आती है आपके ग्रुप नंबर 13, ये आती है 14, ये भी 14, 15, 15, ये तो आज हम स्टडी कर रहे हैं दोनों, देखो ठीक है। और ये आती है 16 और ये आती है 17 ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना, उसमें अलग से एक कट मिलेगा आपको, इस वे से ऐसे याद करते हो, तो वो क्या होती है, मेटलॉइड है। अब ट्रिक देखो, इसको कैसे याद करोगे, बालिका, ठीक है, सीता, गीता, आशा, सब ट्यूशन आते। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, 7 आपके पास मेटलॉइड्स होती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर या 118 एलिमेंट्स के अंदर। बोरॉन, तो इसको कैसे याद करोगे, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या भी बोल देते हैं, लेकिन आप इसको याद करना आशा, क्योंकि हमने इसमें क्या रखा है, आशा, नेहा, पूजा, आशा,
सब लगाती बिंदी। देखो नेहा पूजा आशा सब लगाती बिंदी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको आशा ही याद कर लेते हैं। बालिका, सीता, गीता, आशा सब ट्यूशन आते हैं। तो हमारे लिए तो वही चीज़ है ना, आशा और सब ट्यूशन आते हैं। तो इस वजह से आपको ये मेटलॉइड्स इजीली लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल आप कभी कन्फ्यूज नहीं होगे मेटलॉइड्स के केस में। तो मेटलॉइड्स से ऊपर क्या होती हैं, नॉन मेटल, और नीचे क्या होती हैं, मेटल्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 6 फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर डाउन दी ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है। तो इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्स के ऊपर। देखो कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आप चेक करते हो सबसे पहले वंडरवाल फोर्स। तो क्या, वंडरवाल फोर्स। अब वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, साइज के ऊपर। यानी जिसका साइज ज़्यादा होगा उसमें वंडरवाल फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होगी। या कई बार आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करते हो उसके अंदर, तो वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज। अब साइज ज़्यादा होगा तो वो बेस है उसका मोलर मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अब मोलर मास चेक करो उसका, जहाँ मोलर मास ज़्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका, ज़्यादा मिलता है। तो डाउन दी ग्रुप जाओगे आप तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। बट मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता। अब हम कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, जैसे आप मूव करते हो नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, यानी नाइट्रोजन टू आर्सेनिक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है नाइट्रोजन टू आर्सेनिक वो क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो, नेक्स्ट दो एंटीमनी और बिस्मिथ, तो Sb2Bi यानी बिस्मिथ तक क्या करेगा वो डिक्रीज कर जाता है भैया। तो मेल्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ऑर्डर लिख लेते हैं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो सबसे जो लो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो गैस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो बेस है, लो होगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस का थोड़ा हाई होता है, उसके बाद बिस्मिथ, उसके बाद और ये आर्सेनिक। तो लास्ट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आर्सेनिक का। तो ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ऑर्डर क्यों आता है। देखो, तो सबसे पहले जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहले तो आपको ऑर्डर पता हो, यानी सबसे ज़्यादा हाई किसका होगा, आर्सेनिक का होगा, और सबसे लेस किसका होगा, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गैस है, ईजिली लर्न हो जाएगा। बट ये कैसे चेंज हो जाता है ये ऑर्डर। अब देखो, अब जो फर्स्ट है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद फॉस्फोरस, तो ये दोनों तो नॉन मेटल है और ये बिल्कुल सॉफ्ट मेटल है। ये तीनों क्या है, सॉलिड थे आपके पास, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई आएगा। तो सबसे लेस फिर इसका सबसे हाई। अब माइंड में आता है कि बिस्मिथ और एंटीमनी और आर्सेनिक वो आप कैसे लर्न करो या कैसे चेंज आ जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट देखो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप इंट्रैक्शन बोल सकते हो, इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है ना, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर, इंट्रैक्शन यानी बॉन्डिंग, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको आप ऐसे समझो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो फास्फोरस, आर्सेनिक, इनके अंदर 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी 5 तरह के ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, अभी देखो इनके अंदर 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके अंदर 3 फ्री होते हैं। आपने जैसे देखा होगा ये क्या होता है, 2s के बाद क्या आता है 2p के बाद क्या आएगा, 3d नहीं आएगा इसमें। देखो अब जैसे देखो यहाँ s होगा, यानी s एक ऑर्बिटल होता है, और p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे। अब देखो इसके अंदर भी, इसके अंदर, बट यहाँ क्या होता है 3d होता है। 3d क्या होगा, वैकेंट होगा भाई। तो यहाँ कितना होगा, 4d वैकेंट होगा, यहाँ क्या होगा 5d वैकेंट होता है। तो इसका मतलब इन तीनों के अंदर 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है भाई। 5 कैसे, तो इस s की वजह से,
3 पी की वजह से, बट इसके अंदर 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ओनली। क्यों होगी 3? अब देखो, अब इसके आगे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। एस के अंदर क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर क्या 1 1 और 1। तो इसका मतलब बॉन्डिंग केवल 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये तो फुल फिल है, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, देखो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यानी 4 पी के अंदर। उसके बाद डी के आपका टोटली वैकेंट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ एक्साइट कर जाता है, तो आपके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल है 1 3 4 और एक क्या है 5। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे 5 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दे देते हैं। अब ये भी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन देता है, ये भी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन देता है, बट ये क्या करेगा, ये केवल 3 बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड फॉर्मेशन देता है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट्स न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन 6s2 ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, केवल 3 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं, या केवल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब ये तो गैस है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस आता है, बट इसका थोड़ा हाई चला जाता है, क्योंकि इससे ये सॉलिड स्टेट में होगी और 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसके अंदर आओ आर्सेनिक के अंदर, तो आर्सेनिक के अंदर 5 बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन इसके अंदर 5 एग्जैक्ट नहीं पार्टिसिपेट करते, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ क्या होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे हाई होगा, यहाँ थोड़ा लेस होगा, यहाँ बिल्कुल लेस होता है। तो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में सबसे ज़्यादा होगा 7s के अंदर, फिर 6x, फिर 6, फिर 5s। तो अब देखो यहाँ 6s है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके पास 2, वो अट्रैक्ट है न्यूक्लियस की तरफ, यानी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो आपके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 है, बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये अट्रैक्ट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचने थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो आपके पास फ्री तो कितने हैं, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, ये दे देता है, बट आपको ज़्यादा एनर्जी यहाँ यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अब फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट में, नाइट्रोजन का लेस होगा, क्योंकि ये तो गैस है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने पार्टिसिपेट करते हैं 3 पार्टिसिपेट करते हैं। फॉस्फोरस क्या होता है सॉफ्ट नेचर का होता है, इस वजह से ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 3 हैं ये तीनों क्या है सॉलिड होते हैं, बट ये 2 पार्टिसिपेट करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन में। तो 5 इलेक्ट्रॉन सबसे फ्री किसके हैं, इसके फ्री हैं आर्सेनिक। तो सबसे लास्ट में ये चला जाता है भी आर्सेनिक, ठीक है ना। और बीच में क्या बच जाता है, अब ये आ जाता है बिस्मिथ। तो ये क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद क्या आएगा ये आएगा भाई आपका, ठीक है ना बिस्मिथ। और उसके बाद एंटीमनी। तो ऐसे याद करते हैं भाई, और ये इसका एक्चुअली रीजन होता है। तो आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और वो 5 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री होते हैं बॉन्डिंग के लिए, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इसका थोड़ा लेस क्यों हो जाता है, 5 तो है, बट जो आप बोल सकते हो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन इतना फ्री नहीं है बॉन्डिंग के लिए, बट इसके 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए फ्री होते हैं, इसमें 3 होते हैं। फास्फोरस में 5 फ्री तो होते हैं, बट उसके अंदर क्या होगी जो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होती है थोड़ी सॉफ्ट नेचर की है, इस वजह से ये पार्टिसिपेट इतना अच्छा नहीं होगा, इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये रीज़न होता है भैया आपका, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद करोगे मेल्टिंग पॉइंट को। नेक्स्ट कर लेते हैं हम कैटिनेशन। तो देखो नेक्स्ट आएगा आपके पास कैटिनेशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी इटसेल्फ बॉन्ड फॉर्मेशन, इटसेल्फ बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं कैटिनेशन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो सभी के सभी एलिमेंट 15 ग्रुप के कैटिनेशन शो करते हैं। तो सबसे बढ़िया कैटिनेशन होगी फास्फोरस के अंदर, यानी पी। तो पी सबसे ज़्यादा हाई कैटिनेशन शो करती है। अगर पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन शो करेगा, ठीक है। तो कैटिनेशन किस पे डिपेंड करती है, कैटिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ,
बिटवीन एटम। जो एटम है उसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर, जिसका सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो कैटिनेशन शो करता है अभी। अब कैटिनेशन जैसे फॉस्फोरस है, जो नाइट्रोजन है वो N2 में एग्जिस्ट करती है, फॉस्फोरस P4, सभी जो आगे हैं ना हमारे आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मिथ, तो ये इस तरह लाई करते हैं। इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये तो मेटल है, तो मेटल कैटिनेशन शो नहीं करेगी ये, तो इसको छोड़ दो। तो सबसे बढ़िया कैटिनेशन कौन शो करता है? फॉस्फोरस। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। अब आपके माइंड में आता है कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको कैसे पता लगेगी। अब देखो नाइट्रोजन के अंदर तो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ये लेस कैटिनेशन शो करेगी। अब सिंगल बॉन्ड इनके अंदर होता है P4 AS4 SB4 के अंदर सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। अब सिंगल बॉन्ड किसके अंदर अच्छे होंगे? अब देखो नाइट्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन देगा तो ये क्या है? स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिस वजह से काफ़ी क्लोज होते हैं ये। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटम क्या हो गया? क्लोज। और इसके पास क्या है? एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। वो लोन पेयर क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, उस रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? उसका वीक हो जाता है। यानी 3 बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड तो होगा इसके अंदर, बट वो बॉन्ड क्या होता है? इसका वीक होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से एक दूसरे को ये रिपेल करते रहते हैं, उस रिपल्सन की वजह से यहाँ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो वीक होती है। इस वजह से लेस कैटिनेशन शो करता है। ओके, अब आ जाओ फास्फोरस की वजह से, यानी ये सबसे हाई क्यों शो करेगा? अब जैसे यहाँ भी P और जैसे भी P के अंदर, दूसरी P के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इसके अंदर भी क्या होगा? लोन पेयर। और इसके अंदर भी क्या होगा? लोन पेयर होता है इसके अंदर। अब ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल्सन क्रिएट करेगा, बट इतना नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज क्या है? ज़्यादा है नाइट्रोजन से। अब इस साइज की वजह से जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा? इसका ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा और ना बहुत ज़्यादा स्मॉल। अब जैसे नाइट्रोजन में बॉन्ड स्मॉल था बट वहाँ रिपल्सन थी, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक चला गया था। वो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो उसके बाद आर्सेनिक के अंदर यहाँ साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ भी साइज बहुत ज़्यादा बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सिंगल इंक्रीज कर जाती है। रिपल्सन होगी यहाँ, वो बेस है, देखो इसमें रिपल्सन नाइट्रोजन थोड़ी लेस, इसमें बहुत ज़्यादा लेस होगी जो लोन पेयर होंगे। यहाँ लोन पेयर है, बट आप एक चीज़ सोचो यहाँ, अब ये लोन पेयर रिपल्सन तो चलो नहीं है, बट ये बॉन्ड लेंथ भी तो इंक्रीज कर जाती है। अब जैसे चौक है, छोटा चौक तोड़ना मुश्किल होता है या बड़ा? वो बेस है बड़ा, आसानी से टूट जाता है, छोटा थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये बड़ा चौक है तो आसानी से आप ब्रेक कर दोगे, यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ रिपल्सन का इतना इफेक्ट आता नहीं, तो वो कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो ये पहले ही टूट जाता है। तो आप बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन क्यों नहीं ज़्यादा होती? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आ जाती है। फॉस्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम है, साइज भी कम है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज साइज है, और डी ऑर्बिटल वैकेंट आ जाता है इसके अंदर। इस वजह से क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस का सबसे अच्छा होता है 15 ग्रुप के अंदर, यानी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो फॉस्फोरस क्या करेगा? सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, जिस वजह से सिंगल बॉन्ड क्या होगा? उसके अंदर वीक होता चला जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कैटिनेशन। और कार्बन सबसे ज़्यादा क्यों शो करता है? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और साइज भी ठीक है उसका, इस वजह से वो कैटिनेशन सबसे ज़्यादा शो कर देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरी कार्बन पे क्यों स्टडी करते हो? कैटिनेशन की वजह से। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है भैया? एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स वो होते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, बट जो स्ट्रक्चर है या फिर आप बोल सकते हो शेप, वो क्या होगी? डिफरेंट। जैसे कार्बन के आपने 2 पढ़े थे, डायमंड और ग्रेफाइट, तो हैं तो दोनों कार्बन, बट आप बोल सकते हो ब्रदर सिस्टर हैं दोनों, डायमंड और ग्रेफाइट। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप। अब हमारे पास ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन का कोई एलोट्रोप नहीं होता और बिस्मिथ का कोई भी एलोट्रोप नहीं होता भी। तो हमारे पास एलोट्रोप होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, इन तीनों के एलोट्रोप होते हैं। और हमारे सिलेबस में केवल फॉस्फोरस के ही एलोट्रोप हैं इस बार, यानी पिछले साल भी फॉस्फोरस के ही थे और इस साल तो वैसे भी कम है सिलेबस, तो आपके पास फॉस्फोरस के ही हैं। तो फॉस्फोरस के होते हैं जैसे वाइट, इनको हम स्टडी करेंगे आगे, ब्लैक और रेड, तो ये 3 होते हैं भाई, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक और रेड फॉस्फोरस। और उसी तरह आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के होते हैं 2, येलो
और ग्रे, 2 एलोट्रोप होते हैं भाई। उसके बाद आपके पास जो लास्ट बचता है यानी एंटीमनी, तो एंटीमनी के आपके पास 2 एलोट्रोप होते हैं, येलो और ब्लैक भी, ठीक है ना। तो ये था आपका एलोट्रोप। तो आपको लर्न करने पड़ेंगे वाइट, ब्लैक और रेड। कंप्लीटली आगे हम स्टडी कर लेते हैं इनकी। तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको जनरली पता है जो ग्रुप 15 है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इनकी, तो क्या थी इसके अंदर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और यहाँ क्या था, जिनॉन। तो मैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ थोड़ा फास्टली। जैसे यहाँ हमारे पास 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, यहाँ थी 6s, 6p। बाकी आप कंप्लीट कर लेना जो भी है, हमें फ़िलहाल इतने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 3 2 3 2 3 बिल्कुल आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 6 पीरियड के अंदर है तो 6s2 6p 3। तो अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है, वो अपने आप को एक नेचुरल या फिर आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल स्टेट में लेके जाने की कोशिश करते हैं सभी एटम्स या एलिमेंट। अब देखो नाइट्रोजन है तो इसके पास ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेगी, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है आउटर मोस्ट सेल में। तो इसके पास कितने हैं, 5। तो ये क्या करेगी, 3 का गेन करने की कोशिश करेगी। तो सभी के सभी एलिमेंट क्या करते हैं, 3 का गेन करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो -3 और +5 यानी 5 लॉस भी कर सकती है। तो -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है ये सारी की सारी, ठीक है ना। तो जनरली बोल सकते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्रुप 15 वो क्या होता है, -3 to +5। -3 यानी ये गेन कर सकती है फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और +5 यानी 5 का ये लॉस कर देंगे। तो भी ये कहाँ चली जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चली जाती है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थी नेगेटिव, लेकिन जनरली जो इनकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जैसे अब ये है नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करेगा ये, अब देखो जो नाइट्रोजन है वो क्या कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जनरली 3, और बाकी सभी क्या शो करेंगे, +5। अब -3 तो आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन करेंगे। बट जो ये है ये मेटल है तो ये तो गेन नहीं करेगी, यानी -3 यहाँ नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सारे के सारे -3 सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। तो इस वजह से -3 यहाँ नहीं होगा। तो डाउन दी ग्रुप माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अनस्टेबल होती है। उसके बाद कर लेते हैं हम पॉजिटिव यानी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है अब देखो, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो S के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और P के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी वजह से होगी, तो ये क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन शो करता है ओनली +3, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट +3 करेगा शो, साथ में क्या करेगा, +5। तो यानी फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो नेक्स्ट के अंदर कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी ये कि आपके पास 3s और ये कि आपके पास 3p। तो इसके पास 4d भी तो होता है जिसको 4d 0, तो यहाँ 4d होगा। तो 4d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करके यहाँ चला जाता है। तो एक्साइटिंग स्टेट के अंदर इसके पास कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करेगा, यानी +3 भी शो करेगा, साथ में क्या शो करेगा, ये +5 भी शो करेगा। सेम डाउन द ग्रुप +3 +5 +3 +5। बट आज जो एक्सेप्शनल केस है बिस्मिथ, तो ये क्या करेगा, केवल ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा भाई, +5। तो क्वेश्चन आता है डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज, या फिर आप बोल सकते हो स्टेबल होगी या अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होती है +5 भी, जैसे -3 भी अनस्टेबल थी और +5 भी क्या थी, अनस्टेबल थी उसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो +5 क्यों नहीं शो करेगा ये, अब ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन कौन से फ्री हैं आपके पास? P3 +3, तो इस वजह से केवल ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड दे हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। उसी तरह ये +5 शो क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू लास्ट वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग के अंदर कौन से करेंगे? केवल P3 के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।